मैं डॉक्टर शिवहर्ष सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ईश्वरचरण पीजी कॉलेज, आज एमए पॉलिटिकल साइंस के द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को नाभिकीय प्रतिरोधकता, न्यूक्लियर डिटरेंस की अवधारणा से संबंधित एक लेक्चर देना चाहता हूं, परंतु नाभिकीय प्रतिरोधकता की अवधारणा काफ़ी विस्तृत अवधारणा है, इसलिए एक ऑडियो इसके लिए पर्याप्त नहीं होगा। मैं धीरे धीरे कई सारे ऑडियोज़ के माध्यम से नाभिकीय प्रतिरोधकता की अवधारणा आप लोगों को स्पष्ट करूँगा। सबसे प्रथम आवश्यकता यह है कि नाभिकीय प्रतिरोधकता ही न्यूक्लियर डिटरेंस की शुद्ध हिंदी है। तमाम सारी भ्रांतियाँ इस विषय में उपलब्ध हैं और तमाम साहित्य अगर आप पढ़िए नाभिकीय प्रतिरोधकता पर तो कहीं इसकी हिंदी भयावदोहन देखने को मिलती है, तो कहीं पर भय निवारण देखने को मिलती है, परंतु न्यूक्लियर डिटरेंस की विशुद्ध हिंदी नाभिकीय प्रतिरोधकता ही है। चूँकि मैंने नाभिकीय प्रतिरोधकता विषय पर शोध कार्य किया है, इसलिए मैं इस विषय पर काफ़ी खोजबीन पहले ही कर चुका हूं और उस खोजबीन और रिसर्च के फलस्वरूप मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां कहीं भी नाभिकीय प्रतिरोधकता की बात हो तो नाभिकीय प्रतिरोधकता ही न्यूक्लियर डिटरेंस की विशुद्ध हिंदी है। आप न्यूक्लियर डिटरेंस की हिंदी के लिए, न्यूक्लियर डिटरेंस के हिंदी अनुवाद के लिए सदैव सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में और अपनी परास्नातक की परीक्षा में कहीं भी न्यूक्लियर डिटरेंस का हिंदी अनुवाद नाभिकीय प्रतिरोधकता ही लिखें। डिटरेंस की शुद्ध हिंदी प्रतिरोधकता है, भयावदोहन या भय निवारण नहीं। भयावदोहन की अंग्रेजी ब्लैकमेल होती है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, दूसरी संस्था को, दूसरे पक्ष को भय दिखाकर उससे कुछ लाभ प्राप्त कर लेता है तो यह भयावदोहन कहलाता है। लेकिन नाभिकीय प्रतिरोधकता की अवधारणा इससे बहुत भिन्न है। यह हो सकता है कि नाभिकीय प्रतिरोधकता के अंतर्गत ब्लैकमेल या भयावदोहन का उपयोग किया जाता हो, परंतु भयावदोहन की अवधारणा नाभिकीय अवधारणा से भिन्न है और नाभिकीय प्रतिरोधकता की अवधारणा भयावदोहन की अवधारणा से भिन्न है और नाभिकीय प्रतिरोधकता की अवधारणा भयावदोहन की अवधारणा से बहुत विस्तृत है। दूसरी बात जो प्रारंभ में स्पष्ट की जानी चाहिए वह यह है कि डिटरेंस सामान्य तौर पर एक नई शब्दावली है और डिटरेंस का जो साहित्य है वह मूलतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की उपज है। नाभिकीय प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता का सिद्धांत भी कंटेम्पररी पॉलिटिकल थ्योरी है, अर्थात समकालीन राजनीतिक सिद्धांत है। और चूँकि आप लोग राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि डिटरेंस या प्रतिरोधकता पॉलिसी भी है, लेकिन यह फॉरेन पॉलिसी का एक टूल भी है।
फॉरेन पॉलिसी का एक साधन है, लेकिन ज़्यादा उचित होगा कि आप यह सत्य जान लें कि डिटरेंस मूलतः एक स्ट्रैटेजी है, और स्ट्रैटेजी या स्ट्रैटेजी हिंदी में यह नीति का साधन होती है। आंद्रे बफ एक फ्रांसीसी चिंतक हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि स्ट्रैटेजी इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, अर्थात स्ट्रैटेजी नीति का क्रियान्वयन है। तो इस तरह से डिटरेंस स्ट्रैटेजी है और यह विदेश नीति के एक साधन के रूप में, उपकरण के रूप में प्रायः प्रयुक्त की जाती है। इसके पश्चात अगर हम शब्दोत्पत्ति पर ध्यान दें, चूँकि किसी भी अवधारणा को स्पष्ट करने से पूर्व शब्द की उत्पत्ति और व्युत्पत्ति समझ लेना आवश्यक होता है, और यह किसी भी अवधारणा के स्पष्टीकरण में बहुत सहायक होता है। तो ध्यान देने की बात है कि डिटरेंस जो अंग्रेजी का शब्द है, यह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, जो डिटर DETER डिटर जो कि एक वर्ब है, क्रिया है, इससे व्युत्पन्न किया गया है। डिटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डिटेरियर शब्द से हुई है। ध्यान दीजिएगा, लैटिन भाषा का डिटेरियर शब्द DETERRERE डिटेरियर, यह लैटिन भाषा का शब्द ही मूल शब्द है जिससे डिटर और डिटरेंस जैसे शब्द व्युत्पन्न हुए हैं। लैटिन भाषा का यह शब्द डिटेरियर, जिससे डिटर और डिटरेंस शब्द व्युत्पन्न किए गए, उसका अर्थ होता है टू फ्राइटन फ्रॉम, से भयभीत करना। डिटेरियर शब्द को यदि हम दो भागों में तोड़ें तो डिटेरियर शब्द DE प्लस टेरियर TERRERE से मिलकर बना है। DE जिसे हम डी कह सकते हैं, अर्थात DE का उच्चारण डी का अर्थ होता है से, अंग्रेजी में फ्रॉम, डी मीन्स फ्रॉम, हिंदी में से। टेरियर मीन्स फ्राइटन, भयभीत करना, आतंकित करना। टेरियर का अर्थ यह निकलता है। तो इस प्रकार डिटेरियर शब्द जो लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अंग्रेजी अनुवाद है टू फ्राइटन फ्रॉम। हिंदी में किसी चीज़ से भयाक्रांत करना, किसी चीज़ से आतंकित करना, किसी चीज़ से डराना, किसी चीज़ से भयभीत करना, यह डिटेरियर शब्द का शाब्दिक अर्थ है। और डिटेरियर से ही डिटर और डिटरेंस DETERRENCE जैसे शब्दों की व्युत्पत्ति हुई। इसके पश्चात हम आपको यह बता दें कि डिटरेंस के सिद्धांत की रचना, द थ्योरी बिल्डिंग, अर्थात नाभिकीय प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता के सिद्धांत की रचना द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर काल में हुई। जहाँ तक सिद्धांत रचना की बात है, तो इस दृष्टि से
डिटरेंस की अवधारणा या प्रतिरोधकता की अवधारणा एक समकालीन स्ट्रैटेजिक और राजनीतिक सिद्धांत है, परंतु प्रतिरोधकता जैसी चीज और प्रतिरोधकता का प्रयोग बहुत ही प्राचीन काल से मानव समाज में, पशु समाज में होता आया है। अर्थात एक थ्योरी के रूप में, सिद्धांत के रूप में, स्ट्रैटेजी के रूप में प्रतिरोधकता की स्ट्रैटेजी या स्ट्रैटेजिक सिद्धांत या राजनीतिक सिद्धांत की रचना तो द्वितीय विश्वोत्तर काल में हुई, परंतु प्रतिरोधकता की विधि, प्रतिरोधकता का तरीका, प्रतिरोधकता एक साधन के रूप में, प्रतिरोधकता कार्य सिद्ध करने की एक तकनीक के रूप में यह युग युग से प्रयुक्त होती रही है। पशु समाज में भी अनादिकाल से प्रतिरोधकता का तरीका प्रयोग किया जाता रहा है। जो लोग शिकार करने जाते हैं या जंगल घूमने जाते हैं या इसको सफारी कहते हैं, करने जाते हैं, उनका अनुभव बताता है कि जब शेरनी, टाइग्रेस अपने बच्चों को जन्म देती है तो वह जिस स्थान पर अपने बच्चों को जन्म देती है उसके चारों तरफ के वृक्षों के तनों में अपने पंजों से निशान बना देती है। पंजों के ये निशान अन्य जंगली जानवरों को यह संदेश संप्रेषित करते हैं कि इस एरिया में, अर्थात जिन पेड़ों पर शेरनी के पंजों के निशान बने हुए हैं, उस क्षेत्र में, उन पेड़ों से घिरे उस क्षेत्र में घुसना बहुत खतरनाक है, प्राण घातक हो सकता है। यह प्रतिरोधकता का ही प्रयोग है। अर्थात खगजाने खगही की भाषा, सारे के सारे जंगली जानवर शेरनी की इस भाषा को समझते हैं और कोई भी जंगली जानवर जब इन पेड़ों पर बने हुए शेरनी के पंजों के निशानों को देखता है तो वहाँ से मुड़ लेता है। वह उन पेड़ों के आगे के क्षेत्र में या उन पेड़ों से घिरे क्षेत्र में प्रविष्ट नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है कि इस क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत खतरनाक, प्राणघातक हो सकता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि शेरनी ने डिटरेंस का प्रयोग किया है, अर्थात उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकने वाले जानवरों को अपने पंजों के निशान बना करके यह संप्रेषित किया, उन्हें भयभीत कर दिया कि इस क्षेत्र में घुसना उनके लिए प्राणघातक हो सकता है। मानव जगत में आप डिटरेंस का अनुभव प्रतिदिन कर सकते हैं। जब हम कभी साइकिल पर या स्कूटर पर या कार से सड़क पर चलते हैं और तमाम चौराहे पार करते हैं तो हम सामने वाले को देखते हैं, हम पहले निकलने का प्रयास करते हैं, सामने वाला पहले निकलने का प्रयास करता है और एक न एक पक्ष धृष्टता करना चाहता है कि मैं पहले निकल जाऊं। परंतु कभी कभी यह स्थिति आ जाती है कि हमको अचानक ब्रेक मारना पड़ता है या अपनी गाड़ी को धीमा करना पड़ता है जिससे कि सामने वाला पहले निकल जाए। अगर हम ऐसा न करें तो हो सकता है कि टक्कर हो जाए। तो जो पक्ष
ब्रेक लगा देता है और दूसरे पक्ष को पहले निकल जाने देता है, तो वह ब्रेक लगाने वाला पक्ष डिटर कर जाता है, प्रतिरोधित हो जाता है और सामने वाला सफल हो जाता है अपने कार्य में। तो ये प्रतिरोधकता का एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उदाहरण है कि यहाँ भी प्रतिरोधकता का प्रयोग दिखाई पड़ता है। परंतु प्रतिरोधकता के सिद्धांत की रचना, यह एक समकालीन सिद्धांत है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस सिद्धांत की रचना की गई और 1960 के दशक में और उसके बाद न्यूक्लियर डिटरेंस की थ्योरी और इसके साथ ही साथ कन्वेंशनल डिटरेंस की थ्योरी, परंपरागत प्रतिरोधकता की थ्योरी सृजित की गई। एक बात और यहाँ पर स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि कन्वेंशनल वार या परंपरागत युद्ध तो बहुत प्राचीन समय से होता आया है और परंपरागत युद्धों में भी प्रतिरोधकता के तरीके का प्रयोग किया गया है। पूरा इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से, लेकिन प्रतिरोधकता के सिद्धांत को विकसित नहीं किया गया था। प्रतिरोधकता का सारा सिद्धांत, चाहे वह नाभिकीय प्रतिरोधकता का सिद्धांत हो या परंपरागत प्रतिरोधकता का सिद्धांत हो, दोनों ही प्रकार के प्रतिरोधकता के सिद्धांत ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की उपज हैं। इसलिए पूरा का पूरा डिटरेंस, पूरी की पूरी डिटरेंस की थ्योरी, प्रतिरोधकता की थ्योरी, प्रतिरोधकता का सिद्धांत, यह समकालीन राजनीतिक सिद्धांत और समकालीन स्ट्रैटेजिक सिद्धांत है। और एक और रुचिकर बात यह है कि परंपरागत युद्ध पुराना है, नाभिकीय युद्ध की अवधारणा नई है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त 1945 को नाभिकीय आयुधों के प्रयोग के उपरांत ही नाभिकीय स्ट्रैटेजी या प्रतिरोधकता की स्ट्रैटेजी अस्तित्व में आई और सृजित की गई। और यह भ्रामक होगा मानना कि परंपरागत युद्ध पुराना है तो शायद परंपरागत प्रतिरोधकता का सिद्धांत पुराना होगा। ऐसी बात नहीं है। परंपरागत प्रतिरोधकता का सिद्धांत नाभिकीय प्रतिरोधकता के सिद्धांत के पश्चात सृजित किया गया। इस प्रकार से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि नाभिकीय प्रतिरोधकता जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, हम परंपरागत प्रतिरोधकता पर जोर नहीं देंगे, उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि पाठ्यक्रम के अनुसार हमें नाभिकीय प्रतिरोधकता का पाठ ही आपको पढ़ाना है और नाभिकीय प्रतिरोधकता ही आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है और नाभिकीय प्रतिरोधकता की अवधारणा को स्पष्ट करना हमारा प्रमुख उद्देश्य होगा। तो दूसरे ऑडियो में हम आपको नाभिकीय प्रतिरोधकता की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।